गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा। तो ये टॉपिक आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर से लिया गया है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। तो आज हम लोग इम्यूनिटी के अंतर्गत इनेट इम्यूनिटी यानी कि सहज प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा है क्या। तो यह शरीर की ऐसी क्षमता है जो बाहरी एजेंटों जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि रोग कारकों से लड़ने की क्षमता देती है। यानी कि ये जो इम्यूनिटी है या प्रतिरक्षा है वो शरीर की एक प्रकार की एबिलिटी या क्षमता है जो कि फॉरेन एजेंट से लड़ने की क्षमता देती है हमारे शरीर को। ठीक है, प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है वही कहलाती है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। इट गिव्स डिफेंस टू बॉडी। ये हमारे शरीर को डिफेंस देती है यानी प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है बाहरी रोग कारकों से। और यही कारण है कि हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, यदि कोई रोग कारक या कोई पैथोजन शरीर में प्रविष्ट कर गया है तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन सामान्यतः यदि देखा जाए तो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी पाई जाती है। जो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी है वो व्यक्ति विशेष में अलग अलग होती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही हम रोगजनकों से सुरक्षित रहेंगे, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे अभी का एग्जाम्पल हम देखें, जो कोरोना काफ़ी समय से अभी चल रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि जो कोविड है या कोरोना जो है वो ऐसे लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनका कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है। जैसे कि देखा जा रहा है कि जो 60 प्लस हैं, है ना, 60 वर्ष की आयु से अधिक के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर है। तो इस प्रकार से जो इम्यूनिटी है वो व्यक्ति विशेष की इम्यूनिटी, अलग अलग व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो है इसका अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो प्रतिरक्षा विज्ञान है या इम्यूनोलॉजी है वो जीव विज्ञान की एक ब्रांच है। एडवर्ड जेनर ने इस प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी की आधारशिला रखी थी। अतः इनको एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। अब देखिए, जो प्रतिरक्षा होती है शरीर में, जो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है वो दो प्रकार की सेल्स के कारण उत्पन्न होती है जिनको हम बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं। ठीक है, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार होती हैं। जब ये कोशिकाएं प्रेरित हो जाती हैं तो ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं जिनको कि मेमोरी सेल बोलते हैं और इफेक्टर सेल कहा जाता है। यानी कि जो बी और टी सेल्स होती हैं ये प्रेरित होने पर प्रभावी कोशिकाओं और याददाश्त कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं। जो प्रभावी कोशिकाएं होती हैं यानी जो इफेक्टर सेल्स होती हैं वो शरीर में बाहरी रोग कारकों के आक्रमण को रोकती हैं, उनको नष्ट करती हैं। और जो मेमोरी सेल्स होती हैं या याददाश्त कोशिकाएं होती हैं वो दूसरे आक्रमण के समय, मतलब जब कोई एंटीजन दोबारा आक्रमण करता है शरीर में तो उस समय ये जो मेमोरी सेल्स होती हैं ये फिर से इफेक्टर सेल्स यानी प्रभावी कोशिकाओं का और याददाश्त कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं। तो जो प्रभावी सेल्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो इफेक्टर सेल्स होती हैं वो कुछ समय तक के लिए ही जीवित रहती हैं और जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो काफ़ी समय तक शरीर में बनी रहती हैं। कुछ मेमोरी सेल्स जो हैं वो जीवन पर्यंत पाई जाती हैं। और यही कारण है कि जब कोई संक्रामक रोग एक बार हो जाता है तो वो दोबारा नहीं होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं चिकन पॉक्स एक बार हो गया, बचपन में यदि किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया तो फिर वो दोबारा उसको नहीं होता है। इसका रीज़न यही है कि जो मेमोरी सेल्स होती हैं, उसके बॉडी में जो मेमोरी सेल्स होती हैं, जब वो एंटीजन दोबारा शरीर पर आक्रमण करता है तो जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो उसके इफ़ेक्ट को अप्रभावी बना देती हैं, दोबारा वो संक्रामक बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो प्रतिरक्षा है या इम्यूनिटी है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इम्यूनिटी जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा।
ठीक है, जिसको कि हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरे प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, जिसे कि उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरक्षा है या जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की होती है। पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो किसी जीव में जन्मजात होती है, और दूसरे प्रकार की जो इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा, वो व्यक्ति विशेष अपने जीवन काल में उसको अर्जित करता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो फर्स्ट वाली प्रतिरक्षा है यानी कि जो सहज प्रतिरक्षा है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसको। इन्नेट इम्यूनिटी या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, इसे ही सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसको कई नाम से जाना जाता है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है या स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो किसी जीव में जन्म के साथ उत्पन्न होती है, बाय बर्थ उसमें पाई जाती है। इसे नेचुरल इम्यूनिटी भी कहेंगे। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी यानी कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहलाती है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा होती है ये। इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा या इनबॉर्न इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी है, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी इसको बोलेंगे, और इसी को नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इस प्रकार की इम्यूनिटी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। अब क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये बाई बर्थ पाई जाती है, ठीक है, तो ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में यानी कि जनक से संतान में ट्रांसफ़र होती है। अतः इसे कुछ वैज्ञानिकों द्वारा आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है, यानी कि अविशिष्ट प्रतिरक्षा। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या अविशिष्ट प्रतिरक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध विशिष्ट अनुक्रिया नहीं देती है। अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, जन्म के साथ पाई जाती है, सहज प्रतिरक्षा है। तो ये किसी विशिष्ट पैथोजन या किसी विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ कोई विशिष्ट अनुक्रिया या रिस्पांस नहीं देती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई संक्रामक बीमारी हमें हो गई है, संक्रामक रोग यदि हो गया है जैसे कि टाइफाइड या मलेरिया, तो उस रोग के पैथोजन के खिलाफ इसमें कोई विशिष्ट अनुक्रिया उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम टाइफाइड से ग्रस्त हो गए हैं तो इसमें जो टाइफाइड का पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी, उसके विरुद्ध उसके खिलाफ कोई भी अनुक्रिया इस प्रतिरक्षा में उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको अविशिष्ट प्रतिरक्षा या नॉन स्पेसिफिक प्रतिरक्षा कहा जाता है। जबकि यदि हम बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो उपार्जित प्रतिरक्षा में किसी विशिष्ट पैथोजन या किसी विशिष्ट एंटीजन के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, तो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाएगी। जबकि जो सहज प्रतिरक्षा है वो एक जनरल सामान्य प्रतिरक्षा है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको जनरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है, यानी कि सामान्य प्रतिरक्षा है, ये शरीर में उत्पन्न होने वाली सामान्य प्रतिरक्षा कहलाती है। तो इस तरह से देखिए कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके कई नाम हो गए। उसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहेंगे, यानी कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा बोलेंगे। इसी को हम इनबॉर्न इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे ही नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, और इसी को जनरल इम्यूनिटी या सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो सहज प्रतिरक्षा है या इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके लिए हमारे शरीर में ऐसी कौन सी रचनाएं पाई जाती हैं, प्रकृति ने हमें ऐसी कौन सी रचनाएं दी हैं जो हमारी बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी उत्पन्न करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी है यानी कि सहज प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा या प्राकृतिक प्रतिरक्षा, ये इसके लिए हमारे शरीर में 4 प्रकार के अवरोध जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक अवरोधक या फिजिकल बैरियर्स जिसको बोलेंगे। दूसरा है प्रकार्यकीय अवरोधक यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तीसरे प्रकार का जो अवरोध है वो कहलाता है कोशिकीय अवरोधक या सेल्यूलर बैरियर्स। और चौथा अवरोध कहलाता है साइटोकाइन अवरोधक। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर्स। तो ये 4 प्रकार के जो बैरियर्स हैं वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमें
जिनकी वजह से हमारे बॉडी में जन्मजात प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी उत्पन्न होती है। ये अवरोधक लाइफ लॉन्ग बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये जो सहज प्रतिरक्षा है, वो जीवन पर्यंत हमारे शरीर को सुरक्षा देते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे फर्स्ट को देखते हैं, जो शारीरिक अवरोधक है या जो फिजिकल बैरियर्स हैं उनको हम देखते हैं। तो शारीरिक अवरोधक या फिजिकल बैरियर्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 बैरियर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्किन यानी कि त्वचा और सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात श्लेष्मा झिल्ली। ठीक है, तो ये 2 बैरियर या ये 2 अवरोध जो हैं वो फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किन यानी कि त्वचा जो होती है। स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, यानी कि प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति, पहली लाइन प्रतिरक्षा की कहलाती है स्किन। ठीक है, हमारी जो स्किन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रूफ होती है, मतलब कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारी जो स्किन होती है वो एक सुरक्षा कवच देती है हमारे बॉडी को। स्किन का बाहरी स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत टफ होता है, जो रोग जनकों को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। हमारी स्किन का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और ये काफ़ी टाइट रहता है, टफ रहता है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो होते हैं, रोग कारक होते हैं, वो शरीर के अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से जो फिजिकल बैरियर है उसमें फर्स्ट है स्किन यानी कि त्वचा। इसको हम और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कहीं स्किन में हमारे चोट लग जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर जो हमारा स्किन है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम कपड़े से बांध देते हैं या वहाँ पर बैंडेज लगा देते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं वो वहाँ पर प्रविष्ट ना हो पाएँ। ठीक है, जो इंजरी हुई है या जो स्किन कट गई है उसको ठीक करने के लिए नहीं लगाया जा रहा है, वहाँ पे हम उसको पट्टी बांध रहे हैं या वहाँ पर हम बैंडेज लगा रहे हैं, तो वो हम स्किन को ठीक करने के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम उसके प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं कि कोई भी जो रोगजनक है वो स्किन के अंदर प्रविष्ट ना हो पाए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी स्किन है वो हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। ठीक है, रोगजनकों को शरीर के भीतर प्रविष्ट होने से रोकती है, इसीलिए स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि सुरक्षा की प्रथम पंक्ति भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं फिजिकल बैरियर में सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्म झिल्ली। तो ये श्लेष्म झिल्ली किस तरह से अवरोध का कार्य करती है, किस तरह से बॉडी को प्रतिरक्षा देती है, इसको हम समझते हैं। हमारे शरीर में जो पथ पाए जाते हैं, जैसे कि श्वसन पथ पाया जाता है जिसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पाया जाता है, इसी प्रकार से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पाया जाता है। तो इस तरह से कई ट्रैक्ट या पथ जो हैं वो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ये सारे पथ एपिथेलियल द्वारा घिरे रहते हैं। जितने भी शरीर में ट्रैक्ट होते हैं या पथ होते हैं वो एपिथेलियल के द्वारा यानी उपकला ऊतक के द्वारा घिरे हुए रहते हैं, एवं इस एपिथेलियल पर श्लेष्म या म्यूकस की कोटिंग पाई जाती। और ये जो एपिथेलियल होती है इसके ऊपर म्यूकस यानी कि श्लेष्म की कोटिंग रहती है, उसका आवरण पाया जाता है। यह म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये जो म्यूकस होते हैं या श्लेष्म झिल्ली होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरस आदि को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन पथ का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमको पता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया पाए जाती हैं यानी कि पक्षमाप पाए जाते हैं, और इसमें श्लेष्म झिल्ली भी पाई जाती है। तो जो सीलिया पाए जाते हैं इसमें वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन पथ की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जो म्यूकस होता है ये जो श्लेष्म झिल्ली होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती है। तो इस तरह से जो श्लेष्म झिल्ली है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है और उसको
सीलिया की तरफ धकेलती है, यानी कि नेजोफेरिंग्स की ओर, नासाग्रसनी की ओर उसको धकेलती है। और इस तरह से श्वसन के माध्यम से जो हमारे शरीर में वायु प्रविष्ट कर रही है, तो उसमें कई तरह के प्रदूषक भी होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं और वो सीलिया के थ्रू उसको बाहर की ओर फेंक देता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि श्लेष्म है वो किस प्रकार से शरीर को प्रतिरक्षा देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, रोगजनकों को हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होने से रोकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिकल बैरियर। बच्चों, आज का हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए अब मैं यहीं पे इसको रोक रही हूँ। आगे के जो 3 अवरोधक या बैरियर हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।